प्रोसेस। ठीक है, तो ग्राम और स्मिथ ये दो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया इनर प्रोडक्ट स्पेस में। तो इसके थ्रू करते क्या है कि ग्राम ने क्या किया कि कोई भी ऑर्डिनरी बेसिस अगर गिवन हो, ठीक है, कोई भी ऑर्डिनरी बेसिस गिवन हो तो उस ऑर्डिनरी बेसिस को ऑर्थोगोनल बेसिस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसकी थ्योरी इन्होंने डेवलप की। ग्रैम ने क्या किया, किसी भी ऑर्डिनरी बेसिस को ऑर्थोगोनल बेसिस में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसकी थ्योरी डेवलप की। उसके बाद जो स्मिथ मैथमेटिशियन थे, इन्होंने क्या किया कि उस ऑर्थोगोनल बेसिस को जस्ट उस बेसिस के एलिमेंट की लेंथ से डिवाइड करके इस ऑर्थोगोनल बेसिस को ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो पूरा एंटायर प्रोसेस है दैट इज नोन एज ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है। तो अगर मान लो जैसे कोई एक ऑर्डिनरी बेसिस गिवन है किसी वेक्टर स्पेस का v1 v2 अप टू vn, ग्राम ने क्या किया, ग्राम का वर्क क्या था, उन्होंने क्या किया कि इस s को ऑर्थोगोनल बेसिस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये एक बेसिस है, इसको क्या किया, ऑर्थोगोनल बेसिस में कन्वर्ट कर दिया। ये स्टेप नंबर 1 था इस एंटायर प्रोसेस का। ठीक है, फिर स्मिथ ने क्या किया, मान लीजिए जैसे इन्होंने एस को एस पर्प में कन्वर्ट किया, एस पर्प इज कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, तो ये v1 से इन्होंने बना दिया w1। अब स्मिथ ने क्या किया, स्मिथ ने क्या किया, इस एस पर्प को, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक अनदर नोटेशन ले लीजिए w। ठीक है, तो ये जो एस पर्प के वेक्टर्स थे, यानी ये जो ऑर्थोगोनल बेसिस था, इसको ऑर्थोनॉर्मल में कन्वर्ट कर दिया। तो हम जानते हैं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या होता है। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस पहले तो वो ऑर्थोगोनल होना चाहिए, प्लस जितने भी वेक्टर्स हो वो यूनिट लेंथ के होने चाहिए। तो स्मिथ ने क्या किया कि ये जो w1 w2 wn है, इनको ऑर्थोनॉर्मल में कन्वर्ट किया। कैसे, ईच वेक्टर की लेंथ से डिवाइड कर दिया, यानी w1 अपॉन नॉर्म w1, इसी तरह से w2 अपॉन नॉर्म ऑफ w2, सिमिलरली wn अपॉन नॉर्म ऑफ wn। तो इन्होंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया, इन्होंने सिंपली क्या किया कि ये जो सेट है इसको उठाया और इसके हर एक वेक्टर को उसकी लेंथ से डिवाइड कर दिया। लेंथ से डिवाइड करते ही आप इनकी जो, अगर आप इन w1 अपॉन नॉर्म w1 की लेंथ डिफाइन करो तो इसकी लेंथ एक्चुअल में कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसकी भी लेंथ 1 हो जाएगी। तो इन्होंने एस पर्प को ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एंटायर प्रोसेस है। अब स्टेप 1, ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है। स्टेप 1 में कैसे ये कन्वर्जन किया गया है, किसी ऑर्डिनरी बेसिस को ऑर्थोगोनल बेसिस में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, अब हम ये देखेंगे इसकी थ्योरी। ठीक है, तो मैं पेज चेंज कर रही हूँ। एल्गोरिथम में क्या करना है, हमें पहले ऑर्डिनरी बेसिस को ऑर्थोगोनल बेसिस में कन्वर्ट करना है, फिर ऑर्थोगोनल बेसिस को ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में कन्वर्ट करना है। अब देखो एल्गोरिथम क्या है। नाउ सी एल्गोरिथम, एल्गोरिथम ऑफ GSOP, ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या कहता है, सपोज कोई ऑर्डिनरी बेसिस बी गिवन है। ठीक है, गिवन दैट v1 v2 up to vn are elements of ordinary basis b। बेसिस की बात की जा रही है तो कोई ना कोई वेक्टर स्पेस जरूर होगा। इस वेक्टर स्पेस के बेसिस की बात की जा रही है, तो इस वेक्टर स्पेस v ओवर फील्ड f, इसका एक ऑर्डिनरी बेसिस b गिवन है। ठीक है, दिस इज ऑर्डिनरी बेसिस, ऑर्डिनरी बेसिस, राइट। अब हमें क्या करना है, इस ऑर्डिनरी बेसिस को स्टेप 2 में लाना है, मींस इसका एक ऑर्थोगोनल बेसिस चाहिए। तो ऑर्थोगोनल बेसिस हम जानते हैं क्या होता है, अगर हम b का एक ऑर्थोगोनल बेसिस b डैश
कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे, V1 से अब चेंज हो जाएगा, W1 आ जाएगा, W2 देन W3 अप टू WN, ठीक है। अगर ये ऑर्थोगोनल है तो ऑर्थोगोनल बेसिस की डेफिनेशन पे जाइए। ऑर्थोगोनल बेसिस बनाने के लिए उस बेसिस के वो एलिमेंट्स हमें डालने हैं सच दैट inner product of each wi and wj is equals to 0 for all I not is equals to j। ऑर्थोगोनल सेट मैंने बताया था कि उसके वेक्टर्स का अगर डिफरेंट एलिमेंट्स पिक करोगे तो जो इनर प्रोडक्ट आएगा विच इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल I नॉट इज इक्वल्स टू j, ठीक है। ये तो अगर हर एक एलिमेंट के साथ ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है, तो फॉर ईच पेयर wi wj इनर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0 देन दिस इज ऑर्थोगोनल सेट और बेसिस है तो ऑर्थोगोनल बेसिस भी कहलाएगा। तो हमें अब स्टेप 1 से स्टेप 2 में ये बी डैश चाहिए। ये बी डैश कैसे बनाएंगे, तो इसी को बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो V1 गिवन है, V1 से आपको पहले W1 बनाना है। तो W1 बनाने के लिए देखिए क्या स्टेप यूज किया गया। W1 स्टार्टिंग में ये जो V1 है इसको W1 सेट कर लिया, ठीक है। जो W1 आएगा वो V1 ही असाइन कर दिया गया, ठीक है। तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अब जब W2 फाइंड किया गया, हमें क्या चाहिए, आर्थोगोनल, ठीक है। तो इसका ग्राफिकली देख लीजिए थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली। मान लीजिए एक वेक्टर V1 है, इसी को मैंने W1 सेट कर लिया, ठीक है, और दूसरा एक रैंडम वेक्टर V2 है। तो V1 V2 ऑर्थोगोनल वेक्टर हमें चाहिए, तो ऑर्थोगोनल वेक्टर ये बन रहा है, ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो जो इस डायरेक्शन में वेक्टर होगा वही इस डायरेक्शन में वेक्टर होगा, इसका कुछ मल्टीपल हो सकता है, राइट। तो हम एक्चुअल में क्या करेंगे, इस वेक्टर को फाइंड करेंगे, ठीक है। और ये वेक्टर फाइंड कैसे करेंगे, सो देखो ये इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो V1 प्लस और ये जो भी वेक्टर है, मान लीजिए ये W2 है, ठीक है। और ये तो V1 ही था, W1 ले लिया था V1 को हमने, तो W2 कैसे आएगा, V2 माइनस V1, या फिर ये बोलोगे ट्रायंगल लॉ से V1 प्लस W2 इज इक्वल टू V2, सो W2 इक्वल टू V2 माइनस V1। अब ये ट्रायंगल हमने यहां तक लिया है और ये V1 वेक्टर की लेंथ तो कहां तक जा रही है हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो हम ये करेंगे कि जब हम V2 लिखेंगे, सॉरी W2 लिखेंगे, तो W2 वेक्टर एक्चुअल में क्या आएगा, V2 वेक्टर माइनस सम ये जितना भी प्रोजेक्शन है इसी के करस्पॉन्डिंग तो वेक्टर लिखोगे, ठीक है। तो ये मान लो ये 0 है और ये तुम्हारा P पॉइंट है, तो V2 माइनस OP, ये जो लेंथ आएगी OP इंटू वेक्टर V1, ठीक है। इस तरह से W2 को फाइंड करोगे। अब ये तुम्हें OP लेंथ बतानी होगी, ठीक है, ज्योमेट्रिकली मैं बता रही हूँ। तो ये जो OP लेंथ है ये एक्चुअल में क्या है, ये OP लेंथ ये प्रोजेक्शन ही तो है वेक्टर V2 का V1 पर प्रोजेक्शन। तो V2 का V1 पर प्रोजेक्शन कैसे आता है, तो ये निकालो। तो मैंने यहाँ पर लिखा V2 माइनस ये OP जो प्रोजेक्शन है, तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर V2 का V1 पे प्रोजेक्शन चाहिए तो ये बन जाता है इनर प्रोडक्ट V2 V1 अपॉन और जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन फाइंड करना है उसकी लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा नॉर्म ऑफ यानी इस V1 की लेंथ क्या हो जाएगी, इनर प्रोडक्ट V1 V1 दैट इज नॉर्म ऑफ V1 स्क्वायर, ठीक है। और ये साथ में V1 मल्टीप्लाई में था तो ये V1 आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला बन जाता है W2 के लिए। तो W2 कैसे फाइंड करेंगे, अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, W2 इज इक्वल टू V2 माइनस इनर प्रोडक्ट V2 V1, और V1 किसको असाइन किया है, V1 की वैल्यू हमने W1 दी है तो आप यहाँ पर W1 लिख दीजिए। तो V2 W1 अपॉन नॉर्म ऑफ W1 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है V1, और V1 को हमने क्या वैल्यू दी है W1, तो यहाँ पर W1 वेक्टर लिख लेंगे, ये बन जाएगा W1, ठीक है। तो W1 हमने V1 से फाइंड किया, फिर W2 हमने इस फॉर्मूले से फाइंड किया। इसी तरह से हम W3 लिखेंगे, फिर W4 लिखेंगे, फिर W5 लिखेंगे,
ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या है, जब एक बार आप W1 फाइंड करने के लिए V1 लेट कर लोगे, V1 ही असाइन कर दोगे W1 को, उसके बाद जब W2 फाइंड करोगे तो इस W1 का यूज करोगे, ठीक है, और नेक्स्ट वेक्टर V2 को यूज करोगे। सो V2 माइनस इनर प्रोडक्ट V2 विद W1 अपॉन W1 स्क्वायर इंटू W1। याद कैसे रखोगे इसको, W1 स्क्वायर हो जाएगा और W1 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, V2 यहाँ पर V2 ही बचेगा। इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब जैसे W3 फाइंड करना है तो W3 के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वेक्टर पिक करेंगे V3। यहाँ पर लिखा मैंने V3 माइनस, ठीक है, फिर से लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा, तो यही क्या बनेगा, देखो जो V3 है वो यहाँ पर भी V3 के साथ ही अब इनर प्रोडक्ट लेना है, तो V3 विद इनर प्रोडक्ट। अब एक W2 भी आपके पास हो गया, W1 भी आपके पास हो गया है, ठीक है। स्टेप्स कैसे याद रखोगे, V3 इनर प्रोडक्ट विद W2 यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर W2 के साथ इनर प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी W2 कर दीजिए, और ये W2 W स्क्वायर हो जाएगा, तो नॉर्म ऑफ W2 स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे। इस तरह से आप याद रखो। फिर माइनस किया, अब इसी V3 का इनर प्रोडक्ट W1 के साथ करना है, सो इनर प्रोडक्ट V3 विद W1 अपॉन, अब यहाँ W1 के साथ इनर प्रोडक्ट किया है तो W1 मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और नॉर्म W1 से डिवाइड भी कर दीजिए, ये हो गया, ठीक है। ये W3 आ गया। अब मान लीजिए इसी तरह से अब आप W4 लिख कर देखो, W4 जो वेक्टर बनेगा ऑर्थोगोनल बेसिस का वो क्या आएगा, W4 इज इक्वल्स टू V4 को पिक करोगे, V4 माइनस, फिर क्या करेंगे, V4 को हम कौन कौन से वेक्टर्स फाइंड कर चुके हैं, W3 W2 W1, तो W3 से स्टार्ट कीजिए, V4 का इनर प्रोडक्ट W3 के साथ में, ठीक है, फिर W3 को मल्टीप्लाई किया अपॉन नॉर्म ऑफ W3 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया। फिर माइनस किया इनर प्रोडक्ट V4 विद W2, ठीक है, और W2 से मल्टीप्लाई कराएंगे अपॉन नॉर्म ऑफ W2 से डिवाइड कर देंगे। फिर माइनस किया, इनर प्रोडक्ट V4 कॉमा W1 आया, W1, और यहाँ पर W1 से मल्टीप्लाई करोगे, नॉर्म ऑफ W1 से डिवाइड कर दोगे, ये W4 हो गया। इसी तरह से W5 फाइंड करोगे, W5 के लिए आप क्या करोगे, V5 पिक करोगे, तो W5 मिल गया। इसी तरह से इन जनरल WN लिख लेंगे, ठीक है। WN क्या आएगा, VN माइनस इनर प्रोडक्ट VN विद WIs, और आईज आपको चूज करते जाने हैं, समीशन मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो आई जब 1 होगा तो ये W1 के साथ आएगा, आई जब 2 होगा तो W2 W3 अप टू कहाँ तक, WN माइनस 1 तक। तो इस तरह से ये एक इन जनरल फॉर्मूला है जो कि सारे W को W1 और W2 का इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, तो इनर प्रोडक्ट W1 W2 इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट V2 W1 आएगा, फिर यहाँ पर V2 W1 है ही, और जब W1 का इनर प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो W1 तो नॉर्म W1 स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों का माइनस करने पे 0 आ जाएगा। क्रॉस चेक कर लोगे क्लास, बताओ। क्रॉस चेक कर पाएंगे या नहीं, आवाज आ रही है मेरी, कहाँ गए सब, लीजा अब वॉइस क्लियर है, यस मैम। ठीक है। तो ये W2 का इनर प्रोडक्ट 0 प्रूव कर सकते हो ना तुम लोग, अभी नहीं, मैम हाँ हाँ चलो मैं एक बार बताती हूँ, पहले इसका एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, ठीक है, अभी अपने आप क्लियर हो जाएगा एल्गोरिथम।
तो ये तो था स्टेप 1 कि बी से बी डैश कैसे बनाया। उसके बाद फिर स्टेप 2 में आएंगे कि बी डैश से हमें ऑर्थो नॉर्मल बेसिस चाहिए। ठीक है, तो ऑर्थो नॉर्मल बेसिस बनाने के लिए हमें क्या करना है, जस्ट ये जो W1 W2 W3 फाइंड किए हैं इनको इनकी नॉर्म से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, कैसे, ये देखो, स्टेप 2 नोट कर लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। स्टेप 2 देखो क्या है। स्टेप 2 में हमें बनाना है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो बी डबल डैश कैसे बनाएंगे, तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाने के लिए जो आपने W1 W2 W3 अप टू WN फाइंड किया है, तो इनमें इनकी लेंथ से डिवाइड कर दो, तो ये जो सेट बनकर आएगा दिस इज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन क्या कर रही थी, ध्यान से सुनो। जो आपको स्टार्टिंग में बेसिस दिया हुआ है V1 V2 अप टू VN, इससे हमने क्या बनाया, ऑर्थोगोनल बेसिस। वो कैसे बनाया, उसकी एल्गोरिथम मैंने अभी एक्सप्लेन की है, अभी मैं एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये बी डैश से फिर हम ऑर्थो नॉर्मल बनाएंगे बी डबल डैश। ठीक है, तो वो क्या बनकर आएगा, W1 अपॉन नॉर्म W1, W2 अपॉन नॉर्म W2 अप टू WN अपॉन नॉर्म ऑफ WN। ठीक है, अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या था कि अगर ये बी डैश ऑर्थोगोनल है तो जो आपने W1 और W2 ये सब फाइंड किए हैं, तो इनका कोई भी पेयर पिक करो, इनर प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो आपने एल्गोरिथम में देखा था कि W1 क्या पिक किया आपने, V1 उठाया, फिर W2 के लिए मैंने दिखाया था आपको ज्योमेट्रिकली, W2 कैसे आएगा, V2 माइनस इनर प्रोडक्ट V2 विथ W1, W1 अपॉन नॉर्म ऑफ W1 स्क्वायर, ये दिखाया था। ठीक है, तो अब देखो क्या ये दोनों ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है भाई, ये अगर ऑर्थोगोनल बेसिस है तो इसका कोई भी पेयर रैंडम पिक करो, वो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होने चाहिए। तो मैं W1 और W2 का इनर प्रोडक्ट चेक करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो चेक करो, W1 इनर प्रोडक्ट W2 इज इक्वल्स टू, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने लिखा W2 की प्लेस पे क्या डाला मैंने, V2 माइनस इनर प्रोडक्ट V2 कॉमा W1, और यहाँ पर लिखा W1 अपॉन नॉर्म ऑफ W1 स्क्वायर कॉमा, और ये W1 लिख लिया। ठीक है, अब देखो ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है इस इनर प्रोडक्ट में, इस पूरे का W1 के साथ इनर प्रोडक्ट लिखना है। तो जो प्रॉपर्टी बताई थी वो कैसे वर्क करेगी, V2 इनर प्रोडक्ट V2 कॉमा W1, हम ये लिख सकते हैं इसको और इसको पेयरिंग की। ठीक है, फिर माइनस किया, फिर मैंने क्या किया, इस पूरे का इनर प्रोडक्ट इस W1 के साथ लिखा, माइनस, तो इनर प्रोडक्ट स्क्वायर कॉमा W1। ठीक है, अब देखो ये तो V2 कोमा W1 ही रहेगा, माइनस यहाँ पर क्या आएगा, देखो इनर प्रोडक्ट, ये जो वैल्यू दी हुई है ये एक स्केलर वैल्यू ही तो है। देखो इनर प्रोडक्ट ये जो आउटपुट करेगा ये एक स्केलर वैल्यू आएगी, और ये जो नॉर्म आउटपुट करेगा ये भी एक स्केलर वैल्यू आएगी। तो ये तो पूरी कांस्टेंट वैल्यू हो गई, जो वेक्टर है वो क्या है, W1। तो जब इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे तो ये पूरा स्केलर है, मान लो थोड़ी देर के लिए इसको लैम्डा, तो ये स्केलर तो इस इनर प्रोडक्ट से बाहर आ जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर लिख दो, V2 कोमा W1 अपॉन नॉर्म ऑफ W1 स्क्वायर। ठीक है, और बचा क्या, ये W1, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, W1 कोमा W1। अब W1 कोमा W1 इनर प्रोडक्ट ये किसके इक्वल होगा, नॉर्म ऑफ W1 के ही तो इक्वल होगा। देखो नॉर्म ऑफ U कोमा U क्या बताया था, सॉरी, नॉर्म ऑफ U इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट U कोमा U बताया था, तो स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा, स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट U कोमा U। ठीक है, तो वही देखो इनर प्रोडक्ट W1 इक्वल्स टू क्या आएगा, नॉर्म ऑफ W1 स्क्वायर, और ये नॉर्म ऑफ W1 स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या बचा, इनर प्रोडक्ट V2 कोमा W1 माइनस इनर प्रोडक्ट V2 कोमा W1, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। दैट मीन्स W1 इज ऑर्थोगोनल टू W2। इसी तरह से W2 ऑर्थोगोनल टू W3 होगा, मीन्स कोई भी पेयर उठाओ आप इस तरह से प्रूव कर सकते हो। अभी क्लियर है क्लास, यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. अब
देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, तो ये एल्गोरिथम को अप्लाई करना में आएगा। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछेंगे, एक सिंपल क्वेश्चन पहले लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइएगा। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, अप्लाई ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। अप्लाई ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, find an orthogonal and orthonormal basis for a given ordinary basis b। ठीक है, आपको एक ऑर्डिनरी बेसिस बी दे दिया जाएगा। बी क्या है, 1 0 1 1 0 -1 एंड 0 3 4। ठीक है, ये और यहाँ पर जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है IPS वो क्या है, R3/R। ये तुम्हारा वेक्टर स्पेस है और इस पे इनर प्रोडक्ट डिफाइन है। इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया जाएगा R3/R में, आप जानते हो UV ट्रांसपोज से। ठीक है, तो ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन है। क्वेश्चन है अप्लाई ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, फाइंड ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर ऑर्डिनरी बेसिस बी। और ये बी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन आए। तो सॉल्व करने के लिए देखो ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस में पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आप देखते हो कि बी गिवन होता है। बी क्या है, V1 V2 V3। तो आपके क्वेश्चन में ये तुम्हारा V1 है, ये V2 है और ये क्या है, V3 है। अब हमें पहले स्टेप में इस बी को कहाँ ले जाना है, बी डैश में। दैट मीन्स ऑर्थोगोनल बेसिस का एक हमें सेट बनाना है। ठीक है, तो ये बी डैश में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, W1 W2 W3। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 ही बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि बेसिस ऑर्थोगोनल हो या ऑर्थोनॉर्मल हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम ही आएंगे। ठीक है, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3 होंगे। तो हमें कैलकुलेशन किसका चाहिए, W1 W2 W3 का। आप देखो W1 कैसे करोगे, W1 के लिए हमने क्या किया था, W1 को V1 ही दे दिया था हमने, तो W1 को उठाकर V1 दे दो। V1 कितना है हमारा, 1 0 1, ये आ गया। फिर W2 का कैलकुलेशन कैसे करना है, W2 के लिए एल्गोरिथम क्या थी, V2 माइनस इनर प्रोडक्ट V2 विद W1 और W1 अपॉन नॉर्म ऑफ W1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो इससे कैलकुलेशन कीजिए। सो V2 क्वेश्चन में क्या है, 1 0 -1 माइनस किया मैंने। फिर इनर प्रोडक्ट V2 और W1 का फाइंड करके लिख दो। तो इनर प्रोडक्ट V2 W1 अलग फाइंड कर लो। V2 कितना है तुम्हारा, V2 इज, अब इनर प्रोडक्ट रूल कैसे डिफाइन है, इनर प्रोडक्ट UV क्या है, इनर प्रोडक्ट UV अगर लिखना हो तो क्या है, UV ट्रांसपोज, यही तो रूल है R3/R में। ठीक है, तो इस रूल को यूज किया तो हमारे पास ये इनर प्रोडक्ट V2 W1 क्या आ जाएगा, V2 इंटू W1 का ट्रांसपोज। तो V2 लिखो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 0 -1 और W1 का ट्रांसपोज, W1 तुम्हारा क्या है, ये कैलकुलेट कर चुके हो। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज कर दो, मीन्स ये रो है ये कॉलम में आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 0 1। अब आंसर क्या आएगा सॉल्व करने पे, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 1। तो ये कितना आ गया क्लास, 0 आ गया। आया 0, बताओ 0 आया या नहीं, यस मैम, 0 है। 0 आ गया। तो जैसे ही आप इसको 0 यहाँ पर पुट करोगे इसकी वैल्यू, तो W1 कुछ भी हो, आप लिखना भी चाहते हो तो लिख सकते हो, 1 0 1 अपॉन नॉर्म ऑफ W1 स्क्वायर। और ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो तुम्हारा W2 का आंसर आ गया, W2 इज इक्वल्स टू 1 0 -1, वही आ गया। अगर ये 0 नहीं आता, मान लो 2 आ जाता, तो फिर 2 टाइम्स 1 0 1 करते और यहाँ पर नॉर्म ऑफ W1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल के रखते, फिर इसको दो वेक्टर्स को माइनस करते, फिर आंसर लिखते। पॉइंट क्लियर, यस मैम।
ठीक है, फिर W3 कैलकुलेट कर लो। तो अब W3 का फॉर्मूला लिखोगे तुम। W3 का फॉर्मूला क्या होता है? W3 के लिए हम V3 उठाएंगे, V3 फिर माइनस किया। अब इसी V3 का इनर प्रोडक्ट W2 के साथ करो पहले, तो W2 लिखो यहाँ पर, और यहाँ पर W2 से मल्टीप्लाई करो और नॉर्म W2 स्क्वायर से डिवाइड करो, फिर माइनस, फिर V3 को इनर प्रोडक्ट W1 के साथ करोगे, W1 से मल्टीप्लाई करो, नॉर्म W1 स्क्वायर से डिवाइड करो। ये फॉर्मूला है V3 के लिए। तो W3 के लिए तो कैलकुलेशन कीजिए। तो आपको सबसे पहले ये सारे कैलकुलेशन अलग कर लेने हैं, ठीक है। क्या कैलकुलेशन करोगे? V3 इनर प्रोडक्ट W2, V3 इनर प्रोडक्ट W2, W1, इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है। तो सॉल्व करके बताओ मुझे, इनर प्रोडक्ट V3 W2 कितना आएगा? V3 W2 इज इक्वल्स टू V3 W2 ट्रांसपोज। तो निकालो जरा, V3 कितना है तुम्हारा? 034, 034, ठीक है। और W2 ट्रांसपोज कितना आएगा? W2 तुमने कैलकुलेट किया ये, तो ये आ गया 1 0 -1, तो ये कितना आया? ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, -4, -4 आएगा। यस मैम। है। और नॉर्म W2 स्क्वायर कितना होगा? नॉर्म W2 स्क्वायर, नॉर्म W2 स्क्वायर का मतलब है इनर प्रोडक्ट W2 W2, ठीक है। तो ये निकालो, तो W2 तुम्हारा ये है 1 0 -1, और यहाँ पर लिखो 1 0 -1, तो ये कितना आया? 1 और +1 2 आया ना। 2 आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे इसकी जगह पे। फिर इसी तरह से इनर प्रोडक्ट V3 का W1 के साथ बताओ मुझे, इनर प्रोडक्ट V3 W1 ये कितना आया? V3 W1 ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बताओ डायरेक्ट वैल्यू बताओ मुझे। 4 हाँ 4 4 ये हाँ, 1 इंटू 0, 0 इंटू 3 और 4, तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर मुझे बताओ नॉर्म ऑफ W1 स्क्वायर की वैल्यू, नॉर्म ऑफ W1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आया? 2 आ गया, आ गया। यस मैम। ठीक है, तो अभी इस फॉर्मूले में यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, V3 की वैल्यू पुट करो, और इस पूरे कोफिशिएंट की वैल्यू जो निकाली आपने वो पुट कीजिए। ये कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी बन गई? -4/2, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी बन गई? V3 विद W1 आया था 4, 4/2। ये वैल्यू पुट करके सब्ट्रैक्ट करके फाइनली W3 बताइए कितना आया। देखो W3 जब इक्वेशन में पुट करोगे तो ये तुम्हारा आएगा, V3 तो था 034 माइनस, फिर यहाँ पर जब वैल्यू पुट करोगे तो -4/2 आएगा, और ये वेक्टर पुट किया तो 1 0 -1 है, ठीक है। फिर माइनस किया, फिर यहाँ पर वैल्यू पुट किए तो 4/2 और 1 0 1। जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 034 और 2 2 ज़ा 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 0 -1 और यहाँ पर 2 कर दीजिए, ठीक है। फिर 2 2 ज़ा 4, तो -2 टाइम्स 1 0 1। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 034 प्लस 2 0 -2 माइनस 2,0,2। ये सॉल्व होकर कितना आया फाइनली? 030। ये आ रहा है, बताओ। यस मैम आ रहा है। ठीक है, तो हमने W1 W2 W3 तीनों फाइंड कर लिए। तो अब हम लिख देंगे B डैश। B डैश हमारा कितना बना? W1 कितना आया है? 1 0 1। W2 कितना है? W2 कितना आया था? 1 0 -1, और W3 कितना आया है? 030। ये बन गया ऑर्थोगोनल बेसिस, ऑर्थोगोनल बेसिस। थ्योरी समझ गए?
अब बी डबल डैश ऑर्थो नॉर्मल चाहिए, तो ऑर्थो नॉर्मल में क्या करना था, W1 W2 W3 इनकी लेंथ से डिवाइड कर देना था। तो लेंथ से डिवाइड कर दो, तो 101 इसकी लेंथ कितनी आएगी बताओ, स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये तो आएगा, स्क्वायर रूट 2 ही तो आएगी इसकी लेंथ। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1/√2 0 1/√2, ये वेक्टर बन गया। फिर इसमें इसकी लेंथ भी स्क्वायर रूट 2 ही आएगी, तो ये बन जाएगा 1/√2 0 -1/√2। यहाँ पर कितना आएगा 0 3/√2 और ये 0, ये आ गया। ये हो गया ऑर्थो नॉर्मल बेसिस। पॉइंट क्लियर? बताइए क्लास, एल्गोरिथम समझ में आ गई ना? Yes, ma'am. ठीक है। मैम अब √3 का जो नॉर्म है हाँ, उसमें √2 कैसे आ गया? अच्छा √2 नहीं, मैंने गलती से कर दिया एक ही सीक्वेंस में। इसका लेंथ कितनी आएगी, स्क्वायर रूट 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो इसकी लेंथ आ जाएगी 3, है ना, ये 3 ही आएगी, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, आप कुछ जैसे क्रॉस चेक करना चाहो कि ऑर्थोगोनल है नहीं, तो कोई भी दो पेयर रैंडम चूज करो, जब इनका इनर प्रोडक्ट लिखोगे तो 0 आएगा, फाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, इन दोनों को पिक करो, इनर प्रोडक्ट 0 ही आएगा, इन दोनों को पिक करो, इनर प्रोडक्ट 0 ही आएगा, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके, ओके मैम। ये तुम्हें एल्गोरिथम मिल गई। ऑर्थोगोनल का इस तरह से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। वेट फॉर सेकंड।